हमारा टॉपिक है 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका। ध्यान से समझिएगा, हमारा आज का टॉपिक है 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है आज के डेट में समझना कि 21वीं शताब्दी के बाद में लोक प्रशासन की भूमिका की बात की जा रही है, तो क्या 21वीं शताब्दी से पहले लोक प्रशासन की भूमिका कुछ और थी क्या? तो आपको यहां पे एक इकोनॉमिक्स का टर्म समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बेसिकली है तो इकोनॉमिक्स का, लेकिन जब वो सिस्टम एलपीजी नाम पे इकोनॉमिक सिस्टम में आया तो हर एक सिस्टम को अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ा। चूंकि हर एक सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ा तो लोक प्रशासन भी अपने आप में एक सिस्टम है, इस कारण से लोक प्रशासन को भी खुद में काफी परिवर्तन लाना पड़ा। लोक प्रशासन को अपने में क्या परिवर्तन लाना पड़ा, इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एलपीजी है क्या। अगर मैं अभी क्लास में उपस्थित बच्चों से पूछूं तो अधिकांश बच्चों का रिप्लाई होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब कुछ बच्चे को पता होगा, अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश बच्चे को वही पता होगा घर में यूज किया जाने वाला द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो पीछे दो लोग बैठे हैं, दिव्यांशु और प्रियांशु, आप बताएंगे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? मैंने जो बताया उसके अलावा भी कुछ जानते हैं क्या? क्या चीज बताएं? नहीं पता है। आप पीछे दोनों नहीं, आप तीनों में से कोई? हाँ बोलिए। वेरी गुड। प्राइवेटाइजेशन, हाँ जी, वैश्वीकरण। पहले इसका अर्थ समझिए। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का हिंदी हो गया उदारीकरण, ठीक है। दूसरा टर्म है आपका पी। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, उसका हिंदी हो गया निजीकरण, निजीकरण। और जी का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया वैश्वीकरण। अब समझिए इसका क्या मतलब था और किस परिस्थिति में यह आया दुनिया के सामने। बेसिकली इस चीज को समझने से पहले एक टर्म और इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली भारत की अगर बात करें तो भारत में, और कह सकते हैं कि यही वो दौर था जहां जिस समय दुनिया के अधिकांश देशों में एलपीजी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया। तो भारत में जो एलपीजी का मॉडल आया ना, कब आया? 1991 के बाद। तो भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग समझेंगे 1991 से पहले क्या था। तो अगर भारत के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें 1991 से पहले, तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पे पूर्ण कंट्रोल किसका था? सरकारी क्षेत्र का था। और निजी क्षेत्र भी था, लेकिन निजी क्षेत्र के पास कोई विशेष अधिकार नहीं था। जो थोड़ा बहुत भी अधिकार था वो पूर्ण रूप से किसके माध्यम से रेगुलेट हो रहा था? सरकारी क्षेत्र के माध्यम से रेगुलेट हो रहा था। निजी क्षेत्र के पास कोई फ्रीडम नहीं था, कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। सारा अर्थव्यवस्था का कंट्रोल किसके हाथों में था? सरकार के हाथों में था। पहले भी उद्योगपति थे, टाटा फैमिली पहले भी था, रिलायंस इंडस्ट्रीज परिवार पहले भी था, ठीक है, लेकिन उन सब पे कठोर नियंत्रण किसका था? सरकार का था। लेकिन 1991 के बाद जब एलपीजी की नीति अपनाई गई भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, तब परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन क्या था? सरकार की भूमिका कम होने लगी। किसकी भूमिका कम होने लगी? सरकार की भूमिका कम होने लगी। और किसकी भूमिका बढ़ गई? निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ने लगी। इसी टर्म को क्या बोला जाता है? एलपीजी। सरकार की भूमिका में कमी, निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि। किस सिद्धांत के माध्यम से या किस टर्मिनोलॉजी के माध्यम से? अब समझिएगा, मैंने बताया 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था? सरकार का था। लेकिन सरकार ने कहा कि अब हम अपनी भूमिका कम करेंगे। किसने कहा? सरकार ने, कि अर्थव्यवस्था पे जो मेरा कंट्रोल है उस कंट्रोल को हम अब कम करेंगे। कम करेंगे का मतलब यह है कि भारत में जितना भी अधिकांश उद्योग खुल रहा था वो कौन खोल रहा था? आपको छोटे छोटे काम के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था।
आपको छोटे छोटे काम के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। बगैर परमिशन के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। इट मींस कि सरकार का क्या था, पूरा कंट्रोल था। लेकिन सरकार ने बोला कि अब हम क्या हो जाएंगे, लिबरल। मान लीजिए आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपके माता पिता आपके ऊपर कठोर नियंत्रण रखते हैं, आपको बाहर जाने का परमिशन नहीं है, लेट मॉर्निंग तक सोने का परमिशन नहीं है, ठीक है, यह है कठोर नियंत्रण। लेकिन आपके पिताजी थोड़ा लिबरल हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर जाके घूम सकते हो, लेट मॉर्निंग जग सकते हो, जब तुम्हारी नींद खुले तभी जगना। ये क्या हो गया, उनकी कौन सी प्रकृति को शो कर रहा है, उदार प्रकृति को शो कर रहा है। तो सरकार ने भी बोला कि हम अब क्या हो रहे हैं, उदार। इट मींस कि सरकार ने अपनी भूमिका कम करना शुरू की और किसको बढ़ावा दिया, निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को। इसका मतलब यह था कि जो सारा उद्योग सरकार खोल रही थी ना, अब वो उद्योग कौन खोलेगा, निजी क्षेत्र, पहला चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ऑलरेडी यानी पहले से सरकार के द्वारा जो उद्योग खोला जा चुका था ना, सरकार ने क्या बोला, हम अपना वो उद्योग भी किसके हाथों में बेचेंगे, निजी क्षेत्र में। इट मींस कि सरकार अपनी भूमिका को कम कर रहा है और निजी क्षेत्र की भूमिका को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। किस कारण से, किस सिद्धांत के आधार पे, अब निश्चित रूप से सरकार की भूमिका कम होगी, किसकी भूमिका बढ़ रही है, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है। और केवल निजी क्षेत्र भारत के ही अडानी अंबानी टाटा बिरला का वर्चस्व नहीं बढ़ेगा, बल्कि दुनिया के अन्य कंपनियां भी, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सोनी हो गया, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ये दुनिया के अन्य देशों की कंपनियां हैं। और किस फील्ड की कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि केवल भारत के निजी क्षेत्र ही भारत में उद्योग नहीं खोलेंगे, बल्कि दुनिया के अन्य देश जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी भारत में आके अपनी कंपनियां खोल सकते हैं। इस सिस्टम को क्या बोला गया, ग्लोबलाइजेशन। यानी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगा, इसी को क्या बोला गया। और ये सब केवल एक सिद्धांत के कारण संभव हो पाया, वो था क्या, एल, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। सरकार अपनी भूमिका को कम किया और किसको बढ़ावा दिया, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। और निजी क्षेत्र केवल भारत का ही निजी क्षेत्र नहीं था, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया। इसी कारण से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से क्या हो गया, इंटरकनेक्ट हो गया। इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। पॉइंट समझ में आया। अब समझना पड़ेगा हमें, सरकार अपनी भूमिका को कम किया तो आखिर आगे फिर कुछ तो किया होगा, या सरकार ने जो अपना उद्योग बेच दिया निजी हाथों में, उसे पैसा आया होगा। वो पैसा क्या किया सरकार, समझिए। तो जो सरकार पहले हर एक काम करती थी, रोजगार देने का काम हो, शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, ठीक है ना, सड़क बनाने का काम हो, हर एक काम में सरकार अपना हस्तक्षेप करती थी। लेकिन अब इस सिद्धांत के बाद सरकार ने कहा कि हम अपना जो उद्योग निजी हाथों में बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा ना, उससे हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, बिजली की व्यवस्था हो गई, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था हो गई। ये मूलभूत आवश्यकता है किसी भी देश के विकास के लिए। सरकार ने कहा कि उद्योग निजी क्षेत्र लगाएगा, उद्योग लगा के रोजगार निजी क्षेत्र देगा। और उद्योग लगाने के लिए जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड क्या है, सड़क, 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, ठीक है। उद्योग अगर खुलेगा तो वहां पे कर्मचारी काम करेंगे तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा, वहां पे कोई हेल्थ इशू आएगा तो स्वास्थ्य केंद्र। ये सब कौन करेगा, ये सब सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और उद्योग वगैरह को फ्री हैंड दे दिया कि आप उद्योग लगाइए, ठीक है। तो सरकार उद्योगपति से किस टर्म एंड कंडीशन के साथ आगे बढ़ी कि अब हम उद्योग नहीं लगाएंगे, अब हम अर्थव्यवस्था में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे काम करेंगे। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, सड़क, 24 घंटे बिजली, जिससे उद्योग आसानी से चल सके, स्वच्छ पेयजल, किसी प्रकार की समस्या ना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य। बात समझ में आ रहा है। सरकार ने अपनी भूमिका कम किया किस सिद्धांत के माध्यम से, और वहां से अपने उद्योग को बेच के जो पैसा आया किस पे खर्च किया,
सड़क पे परिवहन के साधन को और बेहतर किया गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? एलपीजी क्या था समझ में आ गया आप इधर आप लोग को? अब समझिए, एलपीजी के माध्यम से सरकार की भूमिका कम, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई। तो निश्चित रूप से एक पॉइंट अब समझना क्या है वो समझिएगा। पॉइंट हमें यह समझना है कि पहले चूंकि सरकार हर एक काम करती थी, तो भारत सरकार की सहायता के लिए या राज्य सरकार की सहायता के लिए क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था। कल पढ़े थे ना, सरकार को कंट्रोल दो माध्यम से किया जाता है, या सरकार दो लोग मिलकर चलाते हैं। एक है निर्वाचन के माध्यम से और दूसरा चयन के माध्यम से। तो निर्वाचन के माध्यम से जो सरकार है, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद, और उनको सहायता देने के लिए कौन है? नौकरशाह है। समझिएगा, जब सरकार ने कहा कि हम उद्योग अब नहीं लगाएंगे, तो सरकार का जो उसमें एनर्जी लग रहा था, इन्वेस्टमेंट लग रहा था, सरकार का वो काम बच गया। वो काम अब कौन करेगा? निजी क्षेत्र। तो डेफिनेटली सरकार उस काम से अपने आप को बचा रही है, ये भी तो उस काम से क्या हो रहे हैं? फ्री हो रहे हैं। तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आप किसी और काम में लगे हो, अब आपको बोला गया कि अब आपको वो काम नहीं करना है, तो उस काम से आप फ्री हो गए ना। फ्री हो गए मतलब आपके पास टाइम बच रहा है, तो आपको कोई और अन्य काम सौंपा जाएगा। वही चीज हमारा आज का टॉपिक है। बेसिकली 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका में परिवर्तन आया। परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि सरकार की जो सामान्य पद्धति थी, उस सामान्य पद्धति से हटके कौन से पद्धति पे आ गया? एलपीजी। और एलपीजी में सरकार की भूमिका कम हो गई, किसकी भूमिका बढ़ गई? तो निजी क्षेत्र की भूमिका जैसे ही बढ़ी, लोक प्रशासन की भूमिका में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। उसी परिवर्तन को हमें अब देखना है। यहां तक कहानी समझ में आ गया? क्लियर है सबका? अब देखिए, एक एक करके पॉइंट देखेंगे कि 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका में क्या क्या परिवर्तन आया। क्लियर? एक पॉइंट और यहां पे समझ लीजिए। पहले लोक प्रशासन केवल एक व्यक्ति के साथ कोऑर्डिनेट करता था। किसके साथ? सरकार के साथ, इस सरकार के साथ, निर्वाचित सरकार के साथ। अब उसको दो के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक सरकार प्लस दूसरा निजी क्षेत्र। अगर अडानी अंबानी को भी कोई समस्या आएगी तो वो भी जाके थाना में कंप्लेन करेगा। और अडानी अंबानी नहीं थे, इट मींस कि निजी क्षेत्र का कंट्रोल नहीं था, तब भी किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती थी तो कहां जाके कंप्लेन करता था? थाने में। तो अब तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ना। और बात समझ रहे हो? पहले केवल सरकार और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सरकार के साथ साथ निजी उद्योगपति, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। उसी बढ़ी हुई भूमिका को हमें समझना है एक एक पॉइंट के माध्यम से। क्लियर? समझिए, पहला पॉइंट है यहां पे कि उदारीकरण के पश्चात लोक प्रशासन के द्वारा कार्य कुशलता, मितव्ययता के साथ साथ प्रभावशीलता पर बल दिया गया। पहला पॉइंट है, उदारीकरण के पश्चात लोक प्रशासन के द्वारा कार्य कुशलता, मितव्ययता के साथ साथ किस पर काम किया गया? प्रभावशीलता पर। अब समझना पॉइंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, सरकार का जो उद्योग लगा था ना 1991 से पहले, सरकार ने अपना सभी उद्योग बेच नहीं दिया। कुछ उद्योग अभी किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में है। ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे भारत में पेट्रोल रिफाइन करने के लिए निजी क्षेत्र का कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और सरकारी कंपनी है IOCL। नाम सुना होगा आपने? IOCL का भी नाम सुना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आपने नाम सुना है। अब 1991 से पहले इसको टक्कर देने वाला, इसके साथ कंपटीशन करने वाला कोई नहीं था। जैसे मन होता था वैसे काम करता था। लेकिन अब इसको कंपटीशन देने के लिए कौन आ गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो कौन आगे बढ़ जाएगा? कौन पीछे रह जाएगा? तो IOCL पीछे रह जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे निकल जाएगा। इसको भी अपने में सुधार करना पड़ा। और क्या बोला कि अब हम किस पे फोकस करेंगे? कार्य कुशलता पे फोकस करेंगे। क्योंकि हमको कंपटीशन करना है, और कंपटीशन नहीं करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा, हम पीछे छूट जाएंगे। तो हमें अपने कार्य में कुशलता लाना पड़ेगा।
जो सरकारी सिस्टम ढीले ढबाले रवैये से चल रहा था, सिस्टम में जाना था 10 बजे, अधिकारी जाते थे 1 बजे, अटेंडेंस लगा के चले आते थे, और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारी 10 बजे जाना होगा तो 9:45 बजे पहुंचेंगे, और 5 बजे निकलना होगा तो 5:15 बजे निकलेंगे। तो कौन सा सिस्टम बेहतर काम करेगा? तो बस एक ही चीज करना पड़ेगा, यहां के कर्मचारियों को भी क्या करना होगा, कार्यकुशल बनना पड़ेगा। जितना यहां बेहतर काम, उतना ही यहां भी बेहतर काम करना पड़ेगा, तभी एक दूसरे की से क्या होगा, कंपटीशन बेहतर होगा। किसके माध्यम से? कार्यकुशलता के माध्यम से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा, लोक प्रशासन को मितव्ययी बनना पड़ेगा। अनावश्यक खर्च कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जहां पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाएंगे तो पैसा खर्च होगा ना, और निजी क्षेत्र वहीं पे पैसा खर्च करते थे जहां से 2 रुपया इनकम होता था। सरकारी क्षेत्र अनावश्यक रूप से वहां भी रुपया खर्च करते थे जहां से इनकम तो दूर, घाटा ही घाटा केवल होता था। तो लोक प्रशासन भी अब क्या होने लगा, मितव्यय। इट मींस की आवश्यकता के अनुसार रुपया खर्च करना प्रारंभ किया, और इसी को क्या बोला गया। और ये सब जैसे ही करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हम हो जाएंगे, हमारा काम इफेक्टिव होगा, प्रभावशील होगा। पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट में किन्हीं को समस्या? चलिए दूसरा पॉइंट है, लोक प्रशासन आर्थिक एवं तकनीकी विकास के साथ साथ मानव विकास पर भी बल दे रहा है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब देखिए, लोक प्रशासन जो है ना, आर्थिक उदारीकरण के बाद, आर्थिक उदारीकरण से पहले यानी 1991 से पहले मानव प्रशिक्षण पर बल नहीं देता था, क्योंकि उसके साथ कंपटीशन करने के लिए कोई नहीं था। अब आपके साथ कोई कंपटीटर होगा ही नहीं, 2 घंटा भी पढ़ोगे ना सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि आप मान रहे हो कि 2 घंटा पढ़ के दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम निकाला जा सकता है। लेकिन आपके सामने कोई आपका कंपटीटर आ जाए और वो भी बीपीएससी का तैयारी करेगा, वो 10 घंटा पढ़ रहा है, पहले तो आप 2 घंटा पढ़ के ही खुश थे, अरे मैं तो तीर मार रहा हूं, लेकिन लगेगा कि वही कंपटीशन ये भी कर रहा है, 10 घंटा का पढ़ रहा है, तब आपको आभास होगा नहीं 10 घंटा पढ़ रहा है मतलब कंपटीशन 10 घंटे से निकलेगा, ना कि 2 घंटे से निकलेगा। तब आप भी उससे क्या करोगे, कंपटीशन, और अपने में इंप्रूवमेंट करोगे, और 2 घंटे से बढ़ा के 3 घंटे 4 घंटे, और कहां पे ले जाओगे खुद को, 10 घंटे पे ले जाओगे, क्योंकि कंपटीशन हुआ। वही चीज है। दूसरा पॉइंट आपका वही कह रहा है कि लोक प्रशासन आर्थिक एवं तकनीकी विकास के साथ साथ मितव्ययी हुआ, मतलब आर्थिक विकास, ठीक है, और कार्यकुशल हुआ यानी प्रशिक्षण, तकनीकी विकास किया, ठीक है, तकनीकी मतलब ट्रेनिंग लिया, ठीक है, तकनीकी विकास के साथ साथ मानव विकास पर भी बल दे रहा है। इट मींस कि मानव की जो समस्या है समाज में, मानव में खास करके किसकी समस्या, महिलाओं की, छोटे छोटे बच्चों की, महिलाओं की समस्या, छोटे छोटे बच्चों की समस्या के लिए अलग अलग संस्था की स्थापना की। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये सब क्या है, बेसिकली मानव विकास से संबंधित संस्था है। मानवाधिकार आयोग किस लिए है आपका, अगर मानव के अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उसका कंप्लेन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किया जाएगा। महिलाओं का समाज में शोषण हो रहा है, उसके लिए लोक प्रशासन ने एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब महिला अपनी समस्या जाके किसको कह सकती है, राष्ट्रीय महिला आयोग में, और वहां पे मानवीय समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। तो हम पहले तकनीक पे फोकस किए, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने मानव विकास पे भी काम करना प्रारंभ किया। एग्जाम्पल है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दूसरा पॉइंट क्लियर है? तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है लोक प्रशासन विकास के क्षेत्र में निर्देशात्मक नियोजन से सांकेतिक नियोजन की तरफ अग्रसित हुआ। इसका मतलब समझिए, पहले क्या था ना, 1991 से पहले केवल सरकारी क्षेत्र था, तो क्या होता था, जितने भी मंत्री थे अपने निजी सचिव को आदेश दे देते थे ऐसा करवा लेना, ठीक है। निजी सचिव अपने से जस्ट नीचे के संयुक्त सचिव को ऑर्डर दे देगा कि ऐसा करवा लेना। फिर सबसे नीचे जिला स्तर पे डीएम था, ऊपर से आदेश चलते आए, किसको आदेश मिल गया, डीएम को, ऐसा करवा लेना। उसको बोलते हैं आदेशात्मक नियोजन, आदेश दे दिया जाता था। लेकिन 1991 के बाद चूंकि निजी क्षेत्र भी आ गया, तो निजी क्षेत्र को आदेश नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, कौन सा शब्द लिखा हुआ है, सांकेतिक,
नॉमिनल प्लानिंग, सांकेतिक नियोजन, उसको संकेत दीजिए, क्योंकि निजी क्षेत्र हमेशा परफेक्शन के लिए काम करता है और निजी क्षेत्र में आपको अगर कोई समस्या लगे आप उसको संकेत दीजिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अगर रेलवे में सफर किए होंगे तो रेलवे में पहले साफ सफाई की जो व्यवस्था थी वो सरकारी हाथों में था, लेकिन रेलवे के साफ सफाई की व्यवस्था निजी हाथों में दे दिया गया। तो रेलवे में जब साफ सफाई करने आता है ना, साफ करने के बाद आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है, अगर पता हो तो। फीडबैक फॉर्म एक प्रकार से क्या है आपके लिए, सांकेतिक नियोजन है। या एग्जाम्पल एकदम बेसिक स्तर पे लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज है आपका, ठीक है, और उसका एक छोटा सा फर्म है आपके बगल में भी, संस्था के बगल में। रिलायंस ट्रेंड्स में आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे जब आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, वहां की अगर आपको कोई समस्या लग रही है, ठीक है, आप थोड़ा सा मैसेज कर देंगे ना, अगले दिन वो समस्या आपकी क्या होगी, सुधरी हुई मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या सरकारी सिस्टम में ऐसा होता था? नहीं होता था। ये पॉइंट आपका यही कह रहा है कि बेसिकली पहले जो लोक प्रशासन था ना, आदेशात्मक भूमिका में था, निर्देशात्मक भूमिका में था, अब किस भूमिका में आ गया है, सांकेतिक भूमिका में आ गया है। सांकेतिक भूमिका का मतलब क्या है, सांकेतिक भूमिका का मतलब है नॉमिनल प्लानिंग, नाम मात्र का प्लानिंग करता है लोक प्रशासन, वास्तविक प्लानिंग अब कौन कर रहा है, निजी क्षेत्र कर रहा है। आप देख रहे हो जितना भी भारत में बड़े बड़े सड़कों का काम हो रहा है, जितना भी भारत में बड़े बड़े ब्रिज का काम हो रहा है, सरकारी टेंडर होता है, लेकिन उसको बनाता कौन है, निजी कंपनियां बनाती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि लोक प्रशासन सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र और उत्तरदायी प्रशासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट समझिए, तभी पानी दीजिए भाई, गेट 2 मिनट खोलिए।